स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। बोकारो जिले के चंद्रपुरा प्रखंड के अलरगो गांव पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूर्व मंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के पिता और पूर्व मंत्री बेबी देवी के ससुर स्वर्गीय नेमनारायण महतो के ब्रह्मभोज कार्यक्रम में शामिल होकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति और शोकाकुल परिवार को शक्ति देने की प्रार्थना की। उन्होंने बेबी देवी और परिजनों से मुलाकात कर संवेदना भी व्यक्त की। 21 अक्टूबर 2025 को नेमनारायण महतो का निधन हुआ था। और झारखंड के सहायक अध्यापक अपनी मुख्य मांगों स्थायीकरण और समान काम के लिए समान वेतन को लेकर आंदोलन तेज कर चुके हैं। इन्हीं मांगों को लेकर 5 नवंबर को शिक्षकों द्वारा राज्य के शिक्षा मंत्री सुदीप्य सोनू के आवास घेराव की तैयारी की जा रही है। आंदोलन को सफल बनाने के लिए पूरे राज्य में बैठकों का दौर जारी है और इसी कड़ी में झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा धनबाद इकाई की बैठक रविवार को धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में आयोजित की गई है, जिसमें जिले के सभी सहायक अध्यापक शामिल हुए। इसके साथ ही सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के जिला अध्यक्ष अशोक चक्रवर्ती ने बताया कि लंबे समय से काम करने के बावजूद हमें न तो स्थायी दर्जा दिया गया है और न ही समान वेतन। सरकार सिर्फ आश्वासन देती रही है और अब हम अपनी मांगों को मानकर ही आंदोलन समाप्त करेगी। और उन्होंने आगे कहा कि धनबाद जिले में लगभग 2460 सहायक शिक्षक कार्यरत है, जबकि पूरे झारखंड में इनकी संख्या करीब 60,000 है। फिर भी इनकी समस्याओं पर सरकार गंभीर नहीं दिखती। संघर्ष मोर्चा प्रदेश कमेटी के आह्वान पर आज झारखंड के प्रत्येक जिले में बैठक हो रही है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि आगामी 5 तारीख को झारखंड सरकार के मंत्री सोनू सूद के आवास घेराव करना है। ये सरकार आने से पहले हमारे कार्यक्रम में जब हेमंत जी आए थे, उस समय इनकी सरकार नहीं थी। उन्होंने ये कहा था कि हमारी सरकार आने के 3 महीने के बाद आपको वेतनमान देंगे, आपको सरकारी कार्य करेंगे। लेकिन लगभग आज 5 साल गुजर चुका है और हमारे प्रति कोई संवेदनाशील इस शिक्षा मंत्री का नहीं है। सोनू सूद के द्वारा लगातार 4 वर्षों से यही आश्वासन दिया जा रहा था कि हम मुख्यमंत्री से आपका वार्ता करवाएंगे और वार्ता करने के बाद आपको वेतनमान का लाभ, आपको सरकारी करने का काम करेंगे। लेकिन चूंकि ये सोनू सूद के द्वारा लगाने के अवेयरनेस यानी कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। इसका मतलब सतर्क रहते तो ओएनजीसी कार्यालय से सेक्टर 1 राम मंदिर तक गई पदयात्रा में उपस्थित ओएनजीसी के हेल्थ सेफ्टी अवेयरनेस पदाधिकारी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि यह पदयात्रा लोगों को सतर्कता जागरूकता के प्रति प्रोत्साहित करने और अपने कार्यों में सतर्कता को अपनाने के लिए की जा रही है। यह कार्यक्रम सरकार की तरफ से हर साल किया जाता है और हम इस साल इसे बड़े ही अच्छे ढंग से मनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस विषय में हमारे उच्च अधिकारियों के द्वारा भी हमें सतर्कता के प्रति प्रोत्साहित किया गया और बताया गया कि हमें अपने कार्यों में किस तरह से सतर्कता को अपनाना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि हमारे सहयोगी भी उसके प्रति जागरूक हो और उन्हें भी यह समझ में आए कि उन्हें आगे क्या करना है, कहीं वह इसमें पीछे न रह जाएं। इसके लिए हम यह सप्ताह मना रहे हैं। अवेयरनेस वीक का पार्ट में हम लोग एक वॉकथॉन कर रहे हैं टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ विजिलेंस अवेयरनेस। तो विजिलेंस अवेयरनेस भी हम सभी को सतर्कता से रहना चाहिए कि वी आर वर्किंग अगेंस्ट करप्शन इन पब्लिक प्लेसेस and we should be vigilant against all sorts of misutilization of public funds. So to spread this message, today we are having a walkathon in ONGC Bokaro asset. So I am thankful that almost everybody has assembled here. We have got a very good gathering and this is a 2-week program we are conducting here, and we have a lot of other programs to spread the message of vigilance awareness within the organization. अरुण कृष्णन जी जो यहाँ के इंचार्ज हैं, हम लोग यहाँ पे विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2 हफ्ते का जो प्रोग्राम चल रहा है उसके तहत हम लोग आज वाकथन यहाँ करने वाले हैं। और वाकथन इसलिए की जा रही है कि लोगों को ये जागरूक किया जा सके कि हम लोग अपने निज कार्य में सतर्कता अपनाएं और जो ऊंचे मूल्य हैं उनका आचरण में पालन करें।
ये सरकार की तरफ से हर साल मनाया जाता है और इस साल हम लोगों ने उसको बड़े ही अच्छे तरीके से मनाने की कोशिश की है और इसके लिए हमने अभी बीच में डीआई हमारे आईजी साहब थे, रांची से आए थे, उन्होंने भी यहाँ पर सब लोगों को मंथन हुआ, उन्होंने सब लोगों को एक तरीका बताया कि किस तरह से हम लोगों को व्यवहार में, आचरण में ये सब लाना चाहिए। तो ये सब छोटे छोटे प्रोग्राम करके हम लोग चाहते हैं कि हमारे भी जो कार्यरत लोग हैं वो सब ऐसा ना हो कि पीछे रह जाएं, आगे उनकी समझ में आए और आगे क्या करना है उस सबको एक मार्ग निर्देश मिले। यहाँ पर आकर हम लोग उनसे बात कर रहे हैं और उन्होंने एक एक करके अपनी मांगों को बताया है। करीब 8 पूर्व पार्षद यहाँ पर उपस्थित हैं और उनके साथ बाकी लोग भी हैं। जो मांगे हैं वो ऐसी हैं जो कि हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं। कुछ मांगे जो है वो इसलिए रुकी हुई हैं क्योंकि अभी कुछ कारणवश आचार संहिता की वजह से और कई अदर कारण की वजह से हम लोग उसको नहीं कर पा रहे हैं। जो नए टेंडर है वो नहीं हो पा रहे हैं। जो रोड की समस्या है खास करके वो इसीलिए नहीं बन पा रही है क्योंकि अभी टेंडर हो ही नहीं रहे हैं। तो वो जब 14 के बाद ही हम लोग उस पर वर्कआउट कर सकेंगे। सफाई को लेके कुछ समस्या है तो जिसमें हम लोग लगातार तत्पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कई जगह है जहाँ पे छूट जा रहा है, उसको हम लोग और स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करेंगे। कुछ समस्या लाइट को लेकर है। छठ में, दिवाली में हम लोगों ने पूरी तत्परता से कार्य किया है और जगह जगह पे हम लोगों ने मैक्सिमम फैसिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश की है। डेफिनेटली कई जगह रह गई होंगी, जिसका हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि मंडे को एक बार हम लोग बैठेंगे और सभी डिपार्टमेंट्स को भी हम बुलाएंगे और क्यूब्स वाले को भी बुलाएंगे जिसका साफ सफाई का कार्य है, ताकि हम लोग एक बार बैठ के सॉर्ट आउट कर सकें। आदित्यपुर नगर निगम की कार्यप्रणाली अव्यवस्थित, सफाई व्यवस्था और मनमाने टैक्स वसूली के खिलाफ चल रहा पूर्व पार्षदों का आमरण अनशन शनिवार शाम समाप्त हो गया। उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह के आश्वासन के बाद आंदोलनरत पार्षदों ने पानी पीकर अनशन तोड़ दिया। डीसी ने वार्ड संख्या 17 के जयप्रकाश उद्यान सड़क निर्माण कार्य को स्वीकृति देने और अन्य लंबित मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार का भरोसा दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों की जायज मांगों को संवेदनशीलता से सुना जाए। अनशन स्थल पर उप नगर आयुक्त पारू सिंह और कार्यपालक पदाधिकारी पंकज कुमार झा पहुंचे और संवाद के बाद अनशन समाप्त कराया। ये अनशन नीतू शर्मा और रंजन सिंह के नेतृत्व में किया गया है, जिसमें कई पूर्व पार्षद शामिल थे। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि वादों पर अमल नहीं हुआ तो वे फिर से आमरण अनशन करेंगे। सोमवार को पारुल मैडम ने कहा है कि बैठक हम लोग आप लोग 8 पार्षद के साथ करेंगे और आपकी जो भी समस्या है, जो त्वरित कार्रवाई के लायक होगी उसे त्वरित कार्रवाई किया जाएगा। बाकी जो 14 तारीख तक आचार संहिता लगा हुआ है, टेंडर प्रक्रिया नहीं कर सकते हैं, उसका टेंडर प्रक्रिया आपके केंद्र के बाद किया जाएगा। नहीं तो उसके बाद आप लोग जो है स्वतंत्र हैं कि आप लोग भी हड़ताल कर सकते हैं और कर सकते हैं। तो हम सभी ने उनकी मांगे मान करके हम लोग सोमवार को एक बैठक रखेंगे पारुल मैडम के साथ और हम लोग सारे 8 लोग पार्षद जो है अपना मांग। राज्य के बुंडू में आयोजित होने वाली आदिवासी हुंकार महारैली में शामिल होने जा रहे 4 लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। कुछ लोग घायल थे जिन्हें रिम्स में भर्ती किया गया था। इस दुखद घटना के बाद ज्योत्सना करकेटा शनिवार को रिम्स पहुंची और घायल के परिजनों से मुलाकात की। ज्योत्सना करकेटा ने इस हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मैं बेहद दुखी हूं कि हमारे समाज के लोग अपने अधिकारों की आवाज उठाने जा रहे थे और रास्ते में ही उन्होंने अपनी जान गंवा दी। उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से हर संभव मदद का प्रयास किया जा रहा है। ज्योत्सना ने आगे कहा कि मैं न तो सांसद हूं और न ही विधायक, लेकिन समाज की बेटी होने के नाते मैं अपनी ओर से हर संभव मदद कर रही हूं। जिन परिवारों ने अपनों को खोया है उन्हें सहायता उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें, यह दुर्घटना उस समय हुई जब कई आदिवासी समाज के लोग बुंडू में होने वाली महारैली में शामिल होने के लिए जा रहे थे। हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। झारखंड में मोन्था चक्रवात से किसानों के फसल नुकसान को लेकर राज्य की कृषि, पशुपालन और सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने तत्परता दिखाई है।
बता दें कि चक्रवात से धान की फसल नुकसान की सूचना के बाद कृषि मंत्री देवघर जिला के सारवा प्रखंड के जिला जियाखारा पंचायत अंतर्गत रामपुर गांव में जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रभावित किसानों से बात कर फसल नुकसान की विस्तार से जानकारी ली। कृषि मंत्री किसानों के साथ उनके खेत भी पहुंचे, जहां उन्होंने हकीकत का मुआयना किया। इस मौके पर कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि राज्य में करीब 13 लाख किसानों का बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत निबंधन हुआ है। वैसे किसान जो बीमा के दायरे में आ रहे हैं, उनके फसल नुकसान का आकलन बीमा कंपनी के द्वारा शुरू कर दी जाएगी। देवघर जिले में इस बार करीब 2.5 लाख किसानों ने फसल बीमा में अपना निबंधन कराया है। वहीं जिन किसानों का फसल बीमा नहीं हुआ है, उन्हें आपदा प्रबंधन के तहत प्रति एकड़ 3,000 रुपए का भुगतान का प्रावधान है। इसके लिए अंचल कार्यालय में आवेदन देकर किसान इसका लाभ ले सकते हैं, जिसका अपने फसल नुकसान की जानकारी टोल फ्री नंबर 14447 पर कॉल कर भी करके आसानी से दे सकते हैं। विभागीय अधिकारियों को भी ये टास्क फोर्स बनाकर अगले 3 से 4 दिनों में प्रभावित किसानों का आंकड़ा तैयार करने का निर्देश दिया गया है। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि ये प्राकृतिक आपदा है और इस पर न तो किसानों का नियंत्रण है, न ही किसी सरकार का। राज्य में गठबंधन वाली सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील होने के साथ साथ उन्हें मुआवजा राशि का लाभ दिलाने को लेकर प्रतिबद्ध थी और ऐसे में इस दौरान कृषि विभाग के अधिकारी, अंचलाधिकारी सहित दूसरे पदाधिकारी मौजूद रहे। 25% पूरे राज्य में हम लोग आकलन कर रहे थे, मगर खेत में आके हमें लग रहा है कि उससे ज्यादा नुकसान हुआ है। वर्तमान में 40% हम लोगों को लग रहा है, और मगर आने वाले समय में 3-4 दिन में ये और भी ज्यादा फैल सकता है। इसीलिए ये प्राकृतिक आपदा है, इसमें ना किसान का नियंत्रण है और ना ही सरकार का नियंत्रण, मगर सरकार के तरफ से जो उचित मुआवजा है उसके लिए निश्चित रूप से प्रावधान किया गया है। एक तो आपका बिरसा फसल बीमा योजना के भी रूप से किया गया है और एक आपका आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से भी किया गया है। वैसे किसान जो बिरसा फसल बीमा योजना में रजिस्टर्ड नहीं है, वो आपदा प्रबंधन विभाग से भी ले सकते हैं। अंचल कार्यालय को ये जिम्मेवारी दी गई है कि पंचायत सचिव का हर एक पंचायत में टीम बना के विलेज के पूरा रिकॉर्ड 3 से 4 दिन में मंगवा ले, और आप लोगों के मीडिया कर्मियों के माध्यम से ये समाचार पूरे जिलों में पहुंचे, ताकि क्योंकि जिन जिन जिलों में प्रभावित हुआ है वहां से रिपोर्ट राज्य सरकार के पास आ सके। जामताड़ा जिला सहित नाला प्रखंड के कासा पंचायत क्षेत्र के कई गांव में इन दिनों किसानों की चिंता चरम पर है। आपको बता दें, खेतों में पककर तैयार धान की फसल झुलसा रोग की चपेट में आने से बर्बादी के कगार पर पहुंच गई है। करीब 100 एकड़ से अधिक खेती प्रभावित हुई है। किसानों का कहना है कि यह रोग इतनी तेजी से फैल रहा है कि 2-3 दिनों में पूरा खेत झुलस जा रहा है। तो वहीं सरबेदिया, भेला बेड़िया, केसिया और चिचुर बिल सहित गांव के किसानों ने बताया कि कीटनाशक छिड़काव के बावजूद कोई असर नहीं दिख रहा। किसान एसके जाहिर मुल्ला ने कहा कि मेहनत व पूंजी दोनों डूब गए, अब परिवार का भरण पोषण भी संकट में है। उन्होंने कहा कि लगभग उनका 10 बीघा खेती झुलसा रोग में झुलस कर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। कहा कि दवाई छिड़काव को में भी लगभग 8,000 का नुकसान हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिला है। किसान जरूरत टूडू ने चेताया है कि समय पर रोकथाम नहीं हुई तो किसान आत्महत्या को विवश होंगे। इस संबंध में कास्ता पंचायत के मुखिया मिनिसर मुर्मू ने बताया कि अधिक बारिश से झुलसा रोग ने संकरण किस्म के धान को बुरी तरह से प्रभावित किया है। उन्होंने सरकार से प्रभावित क्षेत्रों का सर्वे कर फसल बीमा योजना के तहत उचित मुआवजा देने की मांग की है। इसके साथ ही किसानों का कहना है कि अब प्रशासन की त्वरित कार्रवाई ही उनकी उम्मीद बचा सकती है। शेख जाहिर मोल्ला, ग्राम चिचुरबिल, कास्ता पंचायत। मोटामुटी 10 बीघा धान नष्ट हो गई। सरकार का किछु आवेदन मुआवजा जेमन पाওয়া दरकार। টোটাল কতটা জায়গা চাই? আমি মোটামুটি বিঘা 8-10। তার মধ্যে কতটা ধান নষ্ট হয়েছে আপনার? ধান সব ওই লেগে গেছে, বেশি কম বেশি লেগে তো এই তো চলে গেছে। অত ওষুধ দিচ্ছি, 4 বার ওষুধ দেওয়া হয়ে গেল, প্রায় 8,000 টাকার ওষুধ দেওয়া হয়ে গেল। তো ঠিক হয়েছে না? ওষুধ দিয়ে কোনো প্রোগ্রেস দেখছেন? ওষুধ দিয়েও কিছু হয়েছে না। সরকারের কাছে আমার আবেদন, আমি বীমা করেছি, তা আমি করি সही सलामत जब कोनो मुआवजा पाया जाए। मैंने देखा कि मेरे क्षेत्र में
बहुत से किसानों का फसल इस तरह का बीमार मतलब कीड़ा लग गया है, डैमेज हो गया है। आज मैं यहाँ चिचूर भी लाया हुआ हूँ। यहाँ विशेषकर जाहिर मोल्ला जी हैं, उनका लगभग 10 बीघा खेती किए हैं, उनमें से लगभग सभी में कीड़ा लग गया है। और उधर काली पहाड़ी में भी बहुत सारा खेत में कीड़ा लगा हुआ है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि हमने जो सभी लोगों का, सभी किसानों का, किसान भाइयों का बीमा करवाया है, फसल बीमा, आप सर्वे करवाइए और उन्हें कुछ मुआवजा देने का कष्ट करें। धनबाद नगर निगम ने रविवार को रेलवे स्टेशन के दक्षिण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है। ये अभियान झरिया पुल से बरबसिया ओवरब्रिज तक चलाया गया, जिसमें सड़क किनारे लगाए गए फुटपाथ, दुकानों और अन्य अवैध कब्जों को हटाया गया। नगर निगम के इंस्पेक्टर अनिल कुमार ने बताया कि जल्द ही बरमसिया ओवरब्रिज की मरम्मत शुरू की जाएगी, जिसके दौरान यह पुल 5 नवंबर को 20 नवंबर तक बंद रहेगा। ऐसे हालात में इन मार्ग से बड़ी संख्या में वाहन गुजरेंगे। जाम की समस्या को रोकने और सुचारू यातायात सुनिश्चित करने के लिए अतिक्रमण हटाया जाना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान रेलवे पुलिस के साथ बैंक मोड़ और धनसार थाना पुलिस की टीम भी मौजूद रही, ताकि अभियान में किसी तरह की बाधा न आए। धनबाद से तस्वीरें दिखा रहे, जहां ओवरब्रिज मरम्मत से पहले चलाया जा रहा है अभियान। नगर निगम ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। 5 से 20 नवंबर तक आवाजाही बंद रहेगी। तस्वीरें दिखा रहे धनबाद से, जहां ऐसे हालात में इन मार्ग से बड़ी संख्या में वाहन गुजरेंगे। जाम की समस्याओं को रोकने और सुचारू यात्रा सुनिश्चित करने के लिए अतिक्रमण हटाया जाना बहुत जरूरी था। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान रेलवे पुलिस के साथ बैंक मोड़ और धनसार थाना पुलिस की टीम भी मौजूद रही, ताकि अभियान में किसी भी तरह की कोई भी बाधा न आए, जिसके लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। रखते हुए जो है जहाँ अतिक्रमण है सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि अभी फिलहाल ये रोड को यही एक वैकल्पिक जो रोड है अभी फिलहाल ये चालू हो रहा है, क्योंकि इस रोड पे ज्यादा पब्लिक का जो भी है क्वेश्चन ज्यादा हो जाएगा। इसको देखते हुए यहाँ पे जो भी अतिक्रमण है के लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया जाता है और हवाला दिया जाता है ताकि वो पैसे की तंगी और रोजगार के लिए वो सड़कों पर आते हैं। वैसे लोगों से क्या देखिए, ठेला लगाए कोई प्रॉब्लम नहीं, ठेला लगा करके अपना सुबह लगाए, साफ देखते चले जाए। लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि लोग, कितने लोग जो है वो पांच वाली घेर करके कोई गुमटी रख दे रहा है, इस तरीके से सड़क का अतिक्रमण कर रहा है। उसको देखते हुए अभियान चलाया जा रहा है। झारखंड के चाईबासा में 4 बच्चों को HIV का इंजेक्शन दिए जाने के बाद राज्य सरकार एक्टिव मोड में है। सरकार ने सभी जिलों के स्वास्थ्य विभाग से ब्लड बैंक की जांच की रिपोर्ट मांगा है। धनबाद सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा ने कहा कि जिले में 10 ब्लड बैंक है, जिसमें SNMMCH सदर अस्पताल और निजी अस्पताल भी शामिल है। सभी का इंटरनल असिस्टेंट चल रहा है। ब्लड का 35 पॉइंट पर जांच चल रहा है। इसमें चिकित्सक की 3 टीमें जांच कर रही है। इसके बाद जांच रिपोर्ट को राज्य भी भेजी जाएगी। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि ब्लड को ब्लड बैंक में जमा करने से पहले उसकी जांच की जाती है, जिसमें मल्टीपल सेक्स कॉन्टैक्ट, अल्कोहल इत्यादि की जांच होती है। धनबाद में 10 ब्लड बैंक संचालित है। कुछ सरकारी हैं, कुछ गैर सरकारी हैं। एक PMCH है, सदर में ब्लड स्टोरेज यूनिट है। इसके अलावा ब्लड बैंक पाटलिपुत्रा में है, BCCL में है और भी प्राइवेट है, जलान में है, सरफी में है। इन सभी जगहों पर ब्लड बैंक संचालित है। सबका इंटरनल असेसमेंट चल रहा है। 35 पॉइंट पर इनका जांच चल रहा है। वो जांच प्रतिवेदन अभी तक मेरे पास नहीं, कुछ का आया है, कुछ का अभी सबमिट नहीं, और ये सीधे सरकार को जमा होना है। इसके लिए जो टीम गठित की गई है, उसमें एक चिकित्सा पदाधिकारी जो कि मेरे द्वारा नॉमिनेटेड है, एक चिकित्सा पदाधिकारी जो कि सुपरिटेंडेंट के द्वारा नॉमिनेटेड है, और DI, ये दोनों मिलके इसको कर रहे हैं। काफी लंबा, चूंकि इसका इंडिकेटर सब पे जांच होना है, इसीलिए इस पे थोड़ा समय लग रहा है। संभवतः 1-2 दिन में ये आ जाएगा, तो ये सरकार को इसका रिपोर्ट
जानकारी तो देते हैं लोग। बीच में मैंने इस पे ऑब्जेक्ट किया था, तो उसके बाद से तो जानकारी देता है लोग। अब वो लेते हैं कहाँ पे हैं ये, अब छुप के अगर लेते होंगे तो ये तो मुझे नहीं पता है। आगे बढ़ेंगे, जहां मां छिन्न मस्तिका सेवा समिति के तत्वाधान में आगामी 5 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मां छिन्न मस्तिका मंदिर रजरप्पा के भैरवी नदी तट पर भव्य गंगा महाआरती का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर समिति के अध्यक्ष राजू जायसवाल के नेतृत्व में कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया गया और तैयारियों की समीक्षा की गई। अध्यक्ष राजू जायसवाल ने बताया कि विगत कई सालों से समिति द्वारा कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गंगा महाआरती का आयोजन किया जाता रहा है। इस साल भी सर्वसम्मति से इसे और भव्य रूप से आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि वाराणसी के तर्ज पर दर्जनों पुरोहितों द्वारा गंगा महाआरती की जाएगी। इसके उपरांत भोग वितरण और भजन संध्या का भी आयोजन होगा, जिसमें कई प्रसिद्ध कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। राजू जायसवाल ने कहा कि हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि मां छिन्न मस्तिका की पावन भूमि में जन्म लिया है। हमारा निरंतर प्रयास रहा है कि रजरप्पा मंदिर को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आस्था के केंद्र के रूप में स्थापित किया जाए। मां छिन्न मस्तिका सेवा समिति के संरक्षक रजरप्पा मंदिर के वरिष्ठ पुजारी छोटू पंडा ने कहा कि कार्तिक पूर्णिमा बहुत ही पावन अवसर है और इस अवसर पर गंगा महाआरती का आयोजन महत्व और भी बढ़ जाता है और हम सभी इस कार्यक्रम को भव्य बनाने में जोरों शोरों से लगे हुए हैं। सभी श्रद्धालु इस अवसर पर गंगा आरती में अवश्य पधारें। धनबाद शहर में एक तरफ पेयजल संकट की गंभीर स्थिति रहती है, तो वहीं दूसरी ओर सदर अस्पताल परिसर स्थित वाटर टावर से 3 दिनों से लगातार लाखों लीटर पानी बहकर बर्बाद हो रहा है। इस पानी की बर्बादी को लेकर स्थानीय लोगों ने पेयजल और स्वच्छता विभाग के अधिकारियों पर अनदेखी का गंभीर आरोप लगाया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कोट मोड़ इलाके में बना ये वाटर टावर अस्पताल और आसपास के क्षेत्रों के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन टावर में तकनीकी खराबी आने के बाद पानी तेजी से बह रहा है। इस पर विभाग की ओर से अब तक किसी भी तरह से मरामती की कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे लोगों में नाराजगी साफ दिख रही है। हॉस्पिटल पानी टंकी का मामला है। ये 2-3 दिनों से ऐसा ही पानी बर्बाद होते जा रहा है। बोलने पर भी कोई लेने वाला नहीं है, न देखने वाला है, जबकि इनके कार्यालय और इनका आवास भी इसी कैंपस में है। वो देखने के बाद भी इग्नोर किया जा रहा है, तो समझिए कि कितना लापरवाह है ये लोग। कोई लाखों गैलन पानी बर्बाद हो रहा है अभी तक। कितने दिन से बह रहे हैं? 2-3 दिनों से, जबकि वो खुद इस कैंपस में है, अपने देख रहे हैं। इन्हीं कैंपस में इनका कार्यालय है, लेकिन कोई ऐसी नहीं है, एक्शन नहीं है, ना ये लोग कुछ कर पा रहे हैं। शिकायत किए तो क्या बोला? ये तो होता है, होने दीजिए, छापने वालों को छापने दीजिए, यही इनका लैंग्वेज था बोलने का। कौन सा अधिकारी है? कार्यपालक अभियंता। ऐसा बहुत जगह है। आप चलिए हीरापुर कैंपस में, जो वहाँ भी उनका ऐसी है, क्वार्टर है। झुमरी तिलैया वार्ड नंबर 2 के एक मकान में एक व्यक्ति के द्वारा मोबाइल के माध्यम से गूगल ब्राउजर में स्कॉट सर्विस वेबसाइट में अपना मोबाइल नंबर डालकर कई लोगों को कॉल गर्ल्स सर्विस के नाम पर कॉल कर लड़की उपलब्ध कराने के नाम पर ऑनलाइन के माध्यम से रुपयों की ठगी की। सूचना पर पुलिस अधीक्षक कोडरमा के निर्देशन पर एसडीओपी एसडीपीओ ने इस जानकारी दी और इसके साथ साथ पुलिस टीम द्वारा उसके मकान की तलाशी ली गई, तो पकड़े गए अपराधी के कमरे से 6 मोबाइल, 13 सिम कार्ड, 2 एटीएम, 2 चेकबुक, 4 बैंक पासबुक और फ्रॉड से संबंधित स्क्रीनशॉट पाया गया। बस्ती में जो है एक व्यक्ति है, ये लोगों को ठग रहा है और इसके सत्यापन के लिए एसडीपीओ साहब के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें तिलैया थाना प्रभारी थे, तिलैया के कुछ ऑफिसर्स थे और सशस्त्र बल था। बल के द्वारा छापामारी की गई फोर्स के द्वारा। ये एक आदमी पकड़ाया, प्रकाश कुमार। ये जो है लोगों को ऑनलाइन ठगी करता था। इसके पास से ठगी से संबंधित सामान बरामद हुए और इसने कन्फेशन में बताया है कि ये गूगल पे एक ऐड डालता था कॉल्स गर्ल सर्विस प्रोवाइड करने के नाम से, और जो लोग इसे फोन करते थे उनसे बुकिंग कराने के नाम पे पैसा लेता था और लोगों को बहका के ठगी करता था। तो इस संबंध में जो है एक कांड तिलैया थाना में दर्ज किया गया है और इन्वेस्टिगेशन। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।